अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है। तला आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समझा, क्या हाल है? ठीक ठाक वालेकुम सर, आप सर। कैसे हैं? अमजद आ गए, सालिक आ गए, तला आ गए, अब्दुर्रहीम आ गए, तारिक हुसैन आ गए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छा, ये आज किस किस की प्रेजेंटेशन है? सालिक और तारिक दे रहे हैं? जी सर, हमारी अच्छा, पिछली प्रेजेंटेशन आप लोगों की रहती थी क्या, या हो गई थी? कंजा, जी सर। आप लोगों की सारी प्रेजेंटेशन हो गई थी लास्ट? सर वो मुनीर अब्बास का पार्ट रह गया था और नोमान का पार्ट रह गया था, मेरा और माहम का हो गया था। कहाँ है मुनीर अब्बास? आज तो है नहीं, मैं इनके नंबर लगाऊंगा ही नहीं। पता नहीं सर अभी आएगा या नहीं आएगा, खामखा इस ग्रुप में गया था, बहुत ही सुन चलता है। और नुमान? सर नोमान पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मैं माहम को पूछती हूँ मैसेज करके। आ गए नुमान आ गए। आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, तुम्हारा ग्रुप कहाँ है? शहरियार भाई कहाँ है तुम्हारे? शहरियार भाई सर वो किसी ने ग्रुप में मैसेज किया कि ग्रुप ए और डी की प्रेजेंटेशन एक आए, वो एसडीएस वाले हैं, वो तो बिल्कुल गायब है। है। सर ये तो अब उनको चाहिए, मतलब हम कल भी रेडी थे, कल की क्लास नहीं हुई और मैंने सबको बुला लिया था। अभी हसन भाई तो आ गए हैं, पता नहीं शहरियार भाई हैं कि नहीं। आवाज आ रही है मेरी? तनवीर, आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। ठीक। सर या तो हम ग्रुप ए उनकी भाई पहले तो देखें, जो ले ग्रुप आ गया है वो पहले दे दे। ग्रुप डी जो है मैं और नहीं, मेरी बात, तारिक। जो ग्रुप आ गया है वो पहले दे दे, क्योंकि मेरे पास टाइम सही है नहीं सर। है। तो हम खामा उस ग्रुप का वेट करें जो अवेलेबल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि शाम का मैसेज किया हुआ है, इन लोगों को होना चाहिए टाइम पे सर। अब तो आना चाहिए ठीक है क्योंकि सर, अच्छा, आप तारिक को जो है तारिक को मैं अभी बोलेंगे अभी नहीं तारिक बना को। रहा। पहले मुझे नुमान अहमद खान साहब जो है वो, कहाँ है नुमान? जी सर, ये रहा मैं। ये तो रहे, उस दिन कहाँ थे? सर कल जो है वो जूम ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या मसला हुआ। अच्छा, अब तो कौन देगा प्रेजेंटेशन बाकी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं बाकी आया था टॉपिक। और मैंने थोड़ा सा पूछना भी था कि भाई क्या है, आपने कंपोनेंट जो बनाए हैं, अगर मैं क्वेश्चन जो है फाइनल में देता हूँ तो बाकी स्टूडेंट को कैसे समझाना है आपने? सर मैंने इसलिए बहुत आराम से कर लिखा है कि हर कोई पढ़ के समझ सकता है कि क्या चीज़ है। चलो तुम बता दो, है क्या कंपोनेंट्स कितने होते हैं? चलो मैं तुम समझो, तुम्हारा वाइवा ले रहा हूँ। टॉपिक क्या था, उस टॉपिक को ब्रीफली बता दो। हमारे पास 5 मिनट है। सर टॉपिक तो मेरा ये था ना कि उसके अंदर HVAC और एयर कंडीशनिंग में क्या फ़र्क है, यानी हाँ, रूम एयर कंडीशनिंग के अंदर। डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? सर HVAC जो है वो ज़्यादातर हम लोग बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपकी कूलिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन और रेफ्रिजरेशन सब आ रहा होता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो हम सिर्फ एयर कूलिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सिर्फ कूलिंग के लिए होता है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर और ज़्यादातर इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं HVAC के, सही है, उसके अंदर जो है हमारा क्या कहते हैं, पूरा एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस होता है, फर्नेस भी लगी हुई होती है। और सही है, हीटिंग के फर्नेस था, लिए। और क्या था? कॉइल थी, और? हाँ, कॉइल थी, फर्नेस थी, थर्मोस्टेट था, हीट पंप्स थे। ठीक है। क्या ठीक है, फंक्शन क्या होता है? और एचवीएसी पर वर्क कैसे करता है? सर HVAC तो हमारे फिर उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना, अगर अच्छा, हमें हीटिंग डिफरेंस क्या है? चाहिए तो। मैं आप कंजा से पूछूंगा, कंजा डिफरेंस क्या है एचवीएसी और लोकल एयर कंडीशनर कंडीशनर के अंदर? ये कल मुझे नहीं बताया था आप लोगों ने। सर HVAC जो है वो पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप हीटिंग, वेंटिलेशन और क्या कहते हैं एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, जबकि एयर कंडीशनिंग जो है वो खाली आप सिर्फ एक एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है। एक्चुअली में HVAC के 3 कंपोनेंट्स हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, लेकिन जब आप एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, उसके सिर्फ एक कंपोनेंट की, तो वो ओपन होता है, क्लोज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है,
सिर्फ इस चीज से आप बात करते हैं, या वो किस तरह से एयर। कंपोनेंट्स बताए थे HVAC के और वो प्रेजेंटेशन अधूरी रह गई थी जी सर, वो उसका पार्ट था, क्या कहते हैं मुनीर इसका, का पार्ट था। मुनीर अब्बास का सर जी। मुनीर जो है मैकेनिकल के एरिया के हैं, मुनीर साहब गायब है। ठीक है, अच्छा वो मुझे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे ना। बस वो फिर जवाब ना दें, हम भी जवाब नहीं देंगे उनको। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमारा क्या नाम है एयर कंडीशनिंग और प्रिंसिपल क्या है, इन दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर और HVAC के अंदर। ये तीसरी कौन थी माहम, जरा बताएं। सर प्रिंसिपल डिफरेंस, हाँ प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उसका डिफरेंस क्या है, यानी लोकल एयर कंडीशनर जो हमारे घरों में लगा होता है और जो HVAC होता है, इसके अंदर प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है। ये नहीं पता सर। इसका सर इसके अंदर, हाँ बताओ नोमान। इसके अंदर ये जो है ज्यादातर जो है कि हमारे जो लोकल होते हैं ना, तो ये वो सिर्फ कूलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे ठीक होते है, हैं। वो हो ठीक गया, है, वो कूलिंग के लिए होते हैं, वो हीटिंग के लिए भी होते हैं, ये तो बहुत पुरानी हो गई बात। इसके अलावा भी आओ, तो इसके प्रिंसिपल अलावा तो और फर्क सबका क्या एक ही है ना। रेफ्रिजरेट जो कूलिंग का प्रिंसिपल ये नॉर्मल उसके अंदर यूज हो रहा है, कोई वही मुझे कूलिंग का बताएगा। अब्दुल प्रिंसिपल रहीम, यू आर फ्रॉम HVAC के अंदर इलेक्ट्रिकल यूज हो रहा साइड। होगा। अब्दुल रहीम, ये खाली ऑनलाइन होते हैं बस। बाकी सर ये होगा कि हीटिंग का जो फिनोमिना है वो भी इसी में आ रहा है, और देखें रेफ्रिजरेशन का भी एक उसी में चीज आ रहा है, वेंटिलेशन एक का भी। एक एक चीज बताओ, जब वेंटिलेशन की बात आती है तो मैंने आपसे कहा था वेंटिलेशन में आपको बाहर की एयर को अंदर लाना होता है। हाँ, ठीक है, वेंटिलेशन जी के सर। लिए लाजमी है। सर मैं सुन रहा था, मेरा पाँव अटक गया था। अच्छा कौन, अब्दुल रहीम जी इलेक्ट्रिकल जी वाले। सर। जी जी। अच्छा अब्दुल रहीम, मुझे फर्क बताओ HVAC के दरमियान और हमारे घरों के अंदर जो एयर कंडीशनिंग लगती है उसके अंदर क्या फर्क है, प्रिंसिपल फर्क क्या सर है। HVAC में तो मतलब ये होता है कि हीटिंग, वेंटिलेशन और इसके अलावा ये मैं सुन सुन के थक गया, इसके अलावा क्या फर्क है। देखो ये जो हमारा घर सर में, बेसिक तो ये होगा कि सर बेसिक तो ये होगा शायद इसके अंदर जो है वेंटिलेशन का हम कर सकते हैं कि मतलब उसके अंदर वेंटिलेशन आ रहा होता है जो कि AC का नहीं आ रहा होता। क्या मतलब और है, देखिए सर मतलब AC के अंदर हमारा जो उसी यूनिट की जो एयर होती है, जिस कमरे में AC लगा होता है वो उसी एयर को लेके उसी को सर्कुलेट कर रहा होता है। सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक और है, HVAC जो है वो बाहर से हवा लेता है। हाँ ये फर्क आप लोगों ने नहीं बताया उसके अंदर। ये तो प्रिंसिपल है ना, ये उसका उसूल है, जिस उसूल पे वो काम कर रहा है, मेन डिफरेंस उसका ये होता है। वेंटिलेशन जो है ना HVAC के अंदर जो वेंटिलेशन है वो इस वजह से इसको कहा गया है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स भी आप लोगों ने सर ये बताया था मैंने, सर ये मैंने बताया था कि एयर कंडीशनिंग जो है वो HVAC और एयर कंडीशनिंग का ये वाला डिफरेंस बताया था मैंने, कि वो अभी बाहर क्यों नहीं से जो है बताया, एयर लेता है, अभी क्यों नहीं और क्या बताया। कहते हैं इंडोर को। सर अभी मैं कुछ कर रही थी अच्छा अच्छा चलें, ये तो हो सर, गया। मैं कल बताया था प्रेजेंटेशन के टाइम पे। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि अदनान मैंने इसके अंदर मेंशन किया था वो उसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज नुमान, ना। कंपोनेंट्स का फर्क क्या है दोनों के अंदर, जी सर। दोनों के अंदर कंपोनेंट्स का फर्क क्या है। सर मेरा एक सवाल था आपसे। सर वो जैसे हम गाड़ी के अंदर AC चला रहे होते हैं तो उसके अंदर एक होता है कि इंटरनल हवा को लेके हाँ हाँ दोबारा हाँ करता है, एक होता हाँ है कि हाँ बाहर से हवा को लेके भी कर रहा होता है वो। हाँ हाँ, वो फ्रेश एयर के लिए होता है और जो है ना लोकल अंदर की एयर के, इंडोर एयर के लिए भी होता है। वो समझे, अगर तो बाहर सर का ये ले तो रहा है तो वो वेंटिलेशन के लिए आ गया देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन वो बाहर की हवा को सर लेके अंदर को ठंडा कर रहा होता है। और अगर आप ठीक है। इनर एयर को लेंगे तो वो फिर आपको जो उस कैबिन जो गाड़ी के अंदर का जो जगह होती है उसी को सर्कुलेट कर रहा होता है। अच्छा बहरहाल जी सर। इतनी डिटेल्स तो खैर मुझे भी नहीं HVAC की आती। तो अच्छा अब मुझे आज जो है वो मुझे अदनान सिद्दीकी साहब नजर आ रहे हैं और इनके साथ पूरा बैच गायब है इनका। अदनान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ग्रुप A के थे, आपका सबसे आसान टॉपिक था, लेकिन हाँ फहद साहब भी आ गए। आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ है। सर प्रेजेंटेशन तो सर जो ये है, लेकिन हमारे जो ग्रुप के जो लोग हैं वो एक तो जो नहीं है वो मंडी में गए हुए हैं, और एक में मंडी में गए, तबीयत सही इसका नहीं मतलब है तो पक्का हो गया, तो पक्का वो एब्सेंट। नहीं है। ना करें सर। क्यों मंडी में गए हुए तो क्लास सर ज्यादा उसको जरूरी है। हम सर हेलो, सर ये बात तो जो उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, लेकिन ये कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आवाज आ रही है। फहद साहब।
तो सर उसको नेक्स्ट वीक पे कर लें सर, रिक्वेस्ट करेंगे सर आपसे थोड़ा सा, क्योंकि पिछले वीक जो नहीं बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे हैं। फहद भी जो नहीं है वो आउट स्टेशन थे। चले, अब तो आउट स्टेशन का चक्कर ही नहीं है, अब तो सारे ऑनलाइन हो सकते हैं। वो मंडी में भी ऑनलाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन तो हो सकते हैं लेकिन सर उसमें सर नहीं, जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसके अंदर सर वो फिर जो नहीं तैयारी हो नहीं पाती है, फिर प्रेजेंटेशन अभी जो है वो। मैं आगे बात करता हूँ ना कि सर बिजी हैं, तो हमारे डॉक्टर फैसल साहब हैं, कहते हैं भाई फिर एडमिशन क्यों लिया था, इतने सख्त है, तो वो तो देना है ना, आपने रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है। नहीं सर वो करेंगे आप, वो बिल्कुल करेंगे सर। सर मुझे आपने जो नेक्स्ट वीक में जो प्लान किया हुआ है ना सर उसी में कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं आपका नेक्स्ट वीक पे ले जा रहा हूँ। आज फिर हम ले लेते हैं सालिक, तारिक और तीसरे कौन थे? बस दो ही हैं आप? जी सर। आप लोगों की दूसरों से नहीं बनती? सर अब दोनों की एक दूसरे से बनती है। ये बात है ना। चिल्ला करें फिर मैं, ये आप लोग अगर बाकी थोड़े से नॉइस तो आ रहा है। अच्छा, एक हमारे HVAC के मुबश्शिर साहब है, मुबश्शिर उल हक, कहाँ है वो? मुबश्शिर ऑनलाइन ही होता? वो भी मार्केट से गायब है सर आजकल। है ना, मार्केट से गायब। चले मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, किसको दे दूँ? सालिक को दे दें सर, सालिक को। सालिक का आपको एक दिन का CM बना रहा हूँ। बिना इलेक्शन जीते। हाँ बिना इलेक्शन जीते। सालिक का नाम है हमारा। यार ये बाकी जो है ना वो कर लें, क्या नाम है, म्यूट कर लें अगर काइंडली, ताकि नॉइस ना आए। सालिक यू आर नाउ ऐसा बच्चों के साथ भी रहे और क्या बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं। और मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कब तक अपनी फैमिली को मना सकते हो। यार ये बॉस किसी की कंप्यूटर की आवाज आ रही है, बंद कर दो अपनी वॉल्यूम। पूरा ड्रामा लगाया हुआ भाई भाई ये पूरा ड्रामा लगाया हुआ है किसी ने स्टार प्लस का। सर सबको म्यूट करने का बोल दें, सब म्यूट हो जाते हैं। ये सर आप कर दें वहां से म्यूट। ड्रामा देखना मैं शुरू करूं? अब सालिक कर सकते हैं, सालिक के पास इख्तियारात दे दिए गए हैं भाई। सालिक पूरे एक दिन के CM हो भाई, मेरी सीट छिन चुकी है। एक मिनट सर मैं ये मोहम्मद अहमद को म्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ सर हाँ म्यूट हो गया, बस सही है। और ये अब्दुल रहीम भाई को भी कर रहा हूँ मैं। तो बाकी हाँ भाई अभी तो अपोजिशन वालों को म्यूट करोगे ना यार ये ठीक है सर, मैं तारिक और एक और बंदों को रह गया, बस होगा। मैं और तारिक हूँ बस, बाकी मैं शेयर करता हूँ तुम्हारे से। मुझे म्यूट ना कर देना। नहीं सर आपको नहीं कर रहा हूँ, आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे उसका करूँगा। ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल नजर आ रही है, इसको बड़ा कर लो। बड़ा ऐसे नहीं होता, F5। हाँ सर अब सही है? सही है। ओके बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, एयर मैकेनिक्स बेसिकली हमारे दो पार्ट्स हैं इस ग्रुप में, थर्मोडायनेमिक्स एंड एयर मैकेनिक्स। तो मैं जो एयर मैकेनिक्स को करने जा रहा हूँ प्रेजेंट, और उसके बाद तारिक जो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट करेंगे। अच्छा, एयर मैकेनिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो कि एयर मोशन या गैस मोशन के साथ जो है वो डील कर रही होती है। हम यहाँ पे बिकॉज किसी एक स्पेसिफिक गैस को ले रहे होते हैं, हम एयर को ले रहे होते हैं, तो हम इस प्रेजेंटेशन में एयर के ही फॉर्म में उसको लेके बात करेंगे। अच्छा, एयर मैकेनिक्स में एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप उस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं कि जो कि उस एयर फ्लो में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको लेके आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक तरह से इसके दो फिर सिस्टर ग्रुप्स बन जाते हैं साइंस के अंदर ही, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है और उसमें से एक एरोडायनेमिक्स कहलाता है।
हम जो होंगे उन पे नहीं जा रहे होंगे, हम एयर मैकेनिक्स को जो है वो देख रहे होंगे। और इसके अलावा हम वेंटिलेशन का जो टॉपिक है एयर मैकेनिक्स से रिलेटेड उसको देख रहे होंगे। अच्छा सर, आपके वेटिंग रूम में 2 बंदे आके वेट कर रहे हैं, तो उनको अप्रूव कर दूं? बिल्कुल करते हैं यार, उन बेचारों का क्या कसूर है। ओके सर, कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस से एयर मैकेनिक्स पे। सही, हमने जैसे मैंने पहले बात की कि एरोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम पहले भी एनर्जी और विंड टरबाइन से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। अच्छा, HVAC सिस्टम में जो है हम एयर मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, क्योंकि एक मिनट सर, मेरी स्लाइड हैंग कर गई है। हो गया। मोबाइल पे नहीं चलाओ ना सर, हो गया, थोड़ा सा मसला कर रहा है, बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं एयर मैकेनिक्स के, वो उनमें से एक आ जाता है सबसे पहले एयर वेलोसिटी। हम ऑलरेडी एयर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी जो होती है आपकी स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एयर होती है, सही है। आप जब वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आप जो आउटसाइड एयर वेलोसिटी होती है उसको आप मद्देनजर रखते हैं अपना उसकी डिज़ाइनिंग में, और जो डायरेक्शन है उसकी उसमें भी, कि आप किस डायरेक्शन से इनटेक ले रहे होंगे या आपका जो इनटेक का यूनिट होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरह से एयर टेम्परेचर होता है आपका, हॉट और कोल्ड में हो सकता है। और एयर टेम्परेचर जो होता है आपका वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में सर बता चुके हैं इस पर। एयर प्रेशर जो है ये आ जाता है फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एयर प्रेशर जो होता है आपका फोर्स पर यूनिट होता है प्रेशर बेसिकली, या आप एक तरह से इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अ सर्टेन एरिया, उसको आप इस तरह भी ले सकते हैं। और ये भी जो है एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। तो बेसिकली जब आप अपना HVAC सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप टेम्परेचर भी ये देखेंगे कि वेदर आप अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो आप हीटिंग की तरफ जाएंगे, और अगर हॉट टेम्परेचर है तो आप कूल एयर जो है अंदर देंगे। अच्छा, एयर मूवमेंट का जो होता है, एयर मूवमेंट जो होती है बेसिकली वो प्रेशर पर ही डिपेंडेंट होती है एक तरीके से, सही है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है, या विंड डायरेक्शन जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। और जो इक्वेटर पर जो आपको प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, और पोल्स की तरफ आपके लो प्रेशर रीजन कहलाते हैं। तो जो जितना मुझे इससे याद पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जो आपके इक्वेटर की तरफ होता है वो 996 मिलीबार्स होता है। तो उस पहलू का माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, अब वेंटिलेशन सिस्टम की तरफ आ जाता है। वेंटिलेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो आपके एक्सेप्टेबल आपकी इंडोर इन्वायरमेंट को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट बिल्डिंग्स में लग सकते हैं। इस पर हम काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। लेकिन ये 2 तरीक़ों के होते हैं। एक्चुअल जो पॉइंट था स्लाइड को डालने को, ये था कि 2 तरीके के होते हैं। एक होती है नेचुरल वेंटिलेशन और एक होती है मैकेनिकल वेंटिलेशन। जो HVAC सिस्टम है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन कहलाता है। जो हमारे घरों में जहाँ पे HVAC नहीं लगा होता या AC भी नहीं लगा होता एक आम से घर में, तो उसमें नेचुरल वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो विंडोज़ के थ्रू, और डिज़ाइन जो होता है बिल्डिंग डिज़ाइन उसके थ्रू हो रहा होता है। नेचुरल वेंटिलेशन जो होता है उसको हम एयर प्रेशर की जो डिफरेंस होता है आउटसाइड और इनसाइड उसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं। घरों में फ़ैन वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंट रहता है घरों का, और उसकी वजह से बाहर की एयर अंदर आती है, और जो अंदर एयर आती है वो फिर डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इसमें विंडो टेम्परेचर डायरेक्शंस को ख्याल रखा जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप घर बना रहे होते हैं तो आप ऐसे उसकी खिड़कियाँ लगाते हैं जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है। या अगर आप क्या धूप का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है कि घर में धूप आनी चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आप जो है नेचुरल वेंटिलेशन और हीटिंग और कूलिंग इसका प्रोसेस नेचुरली जो होता है वो बिल्डिंग डिज़ाइन में आप इंकॉर्पोरेट करते हैं। और अगर वो बिल्डिंग डिज़ाइन में इंकॉर्पोरेटेड ना हो तो फिर आप मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन जो होती है आपकी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के थ्रू होती है, जो HVAC सिस्टम कहलाता है। वो नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग में भी हो सकता है और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी हो सकता है, और एक तरह से सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है नेचुरल वेंटिलेशन का। लेकिन नेचुरल वेंटिलेशन से ज़्यादा कंट्रोल्ड और बेहतर सिस्टम कंसिडर किया जाता है। अच्छा, मैकेनिकल वेंटिलेशन या HVAC सिस्टम पे आते हैं तो इसके 4 मेन जो हैं वो अगर बिल्कुल एक बेसिक लेवल पर आगे बात कीजिए, 4 मेन कंपोनेंट्स इसके बन जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपका एयर इनटेक यूनिट होता है जो कि एक्सटर्नल यूनिट होता है। एयर इनटेक यूनिट में नॉर्मली एक फ़ैन होता है और एक उसका डक्ट होता है, एयर इनटेक डक्ट होता है। वहाँ से आपका वो हवा आती है एयर हैंडलिंग यूनिट में, जिसको कंडेंसर यूनिट भी कहा जाता है। ये HVAC वाली जो है जो इस फील्ड के मेन लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि किस नाम से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन मुझे जो 2 सोर्सेज मिली उनमें एयर हैंडलिंग यूनिट और कंडेंसर यूनिट के तौर पर इनको यूज़ किया गया।
एयर हैंडलिंग यूनिट में ये होता है कि सबसे पहले तो हवा जो अंदर आती है उसको सक करने के लिए एक फ्रंट फैन होता है। उसके बाद फिर सबसे पहले ये आप उसमें डिज़ाइनिंग में ख्याल रखते हैं कि वेदर आप हीटिंग की तरफ जा रहे हैं या कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में या कराची में अगर आप लगाए जाए स्पेसिफिकली HVAC यूनिट, तो हम बेसिकली कूलिंग कर रहे होंगे हवा की जो आ रही है बाहर से। बाहर से जो आ रही है वो हवा गर्म होगी। कॉइल्स होते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट या कंडेंसर यूनिट के अंदर, कॉइल्स होते हैं। उन कॉइल्स में से हम रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं। वो रेफ्रिजरेंट जो है वो बेसिकली एक वेपर फॉर्म में होता है। वो बेसिकली जो बाहर से हीट, जो बाहर से हवा आ रही होती है उसकी हीट को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो जो वेपर फॉर्म में होता है वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाता है और वो हीट जो होती है उस हवा में से निकल जाती है। तो गर्मी टेम्परेचर उस हवा से निकल गया और वो कूल हवा बन गई और फिर वो जो है आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं आगे एयर फ्लो डैम्पर्स या कंट्रोल डैम्पर्स, जो कि वॉल्यूम कंट्रोलर होते हैं बेसिकली, कितनी हवा जानी चाहिए और कितनी हवा रुकनी चाहिए। उसके नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं एयर फिल्टर्स, जो कि आपके वेंटिलेशन सिस्टम में क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं, जो कि आपके मैं इस वक्त मुझे नाम याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन ये हाई प्रोसेस फिल्टर्स कुछ इस तरह के नाम होता है इनका, इस तरह से होते हैं। हाई प्रोसेस फिल्टर या हीपा फिल्टर्स कहलाते हैं। एग्जैक्टली मुझे इसकी एब्रीविएशन याद नहीं आ रही, हीपा फिल्टर्स कहलाते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, अप्रूव कर दूं? हाँ अप्रूव कर दो कर दो। अच्छा, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर फॉर इंस्टेंस आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे एक सेंट्रल HVAC सिस्टम लगा हुआ है, तो और वो बहुत सारे रूम्स में एक साथ वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें फिर एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी रोल होगा कि किस एरिया में या किस रूम में कितना उसमें से जो एयर इनफ्लो हुआ है उसमें कितनी एयर कहाँ जानी चाहिए। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आप एक ही रूम में कर रहे हैं तो फिर ये सिस्टम ऑफकोर्स हट जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आपका सिंपली एंड में एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आ जाता है जो आपका एक तरह से वॉल्व लगे हुए होते हैं जो कि आपके रूम के अंदर होते हैं, या डक्ट जो होता है रूम के अंदर जो खुल रहा होता है वो आपका पार्ट आ जाता है। दूसरा इसी तरीके से उसी डक्ट के साथ ये जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डक्ट होता है ये नॉर्मली ऊपर होता है, कमरे के ऊपर होता है, और एयर एग्जॉस्ट सिस्टम का जो डक्ट होता है वो कमरे के नीचे लगाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट सर मैंने जितना गूगल किया उसमें मुझे ये समझ में आया कि जो कूल एयर होती है वो बेसिकली ऊपर की तरफ रहती है और ऊपर से उसको आना चाहिए ताकि जो फैन वगैरह है उसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और एग्जॉस्ट जो होती है हॉट एयर, क्योंकि गर्म जो हवा हो चुकी थी रूम में उसको सर्कुलेट कर रहा होता है, तो एयर एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसको फिर ले आके डक्ट सिस्टम होता है बेसिकली, और फिर ले आके बाहर फेंक देता है एक तरीके से। ये आपका एक बेसिक मैकेनिकल वेंटिलेशन डिज़ाइन होता है या एक बेसिक HVAC सिस्टम डिज़ाइन होता है जिसमें एयर मैकेनिक्स या एयर डायरेक्शन जो हैं उनको यूज़ करते हुए ये हो रहा होता है। ठीक है सर? ठीक है। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और आपको सर मैं वापस कर दूँ या तारिक को कर दूँ? या आप आगे कर दो ना, मेरी उसमें अच्छा, इसकी सर ऑप्शन कहाँ से है, इसका कुछ बता सकते हैं सर ऑप्शन कहाँ से है इसकी? तारिक भाई आप होस्ट बन गए। तारिक होस्ट बन गए आप। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा इस पे। हाँ प्रेजेंटेशन खोलो, स्क्रीन शेयर कर दो। तो सालिक तुम ही लीड करते रहते ना ये। यार आप कर लो ना, सालिक आप ही कर लो। अच्छा मुझे वापस होस्ट बनाओ, मुझे वापस होस्ट बनाओ, मैं तुम्हें शेयर कर दिया अभी। तो उसको होस्ट बनाना नहीं आएगा। हाँ ना, मैंने कभी करा नहीं। मेरे नाम पे क्लिक करो, मोर आएगा, उसको होस्ट की ऑप्शन आएगी। पार्टिसिपेंट्स में मेरे नाम पे क्लिक करो। ठीक है, सालिक इस मामले में बहुत ढीला है। एक मिनट हो जाएगा। तारिक, हाँ बेहतरीन हो गया सर। अच्छा अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, और बेसिकली तुम्हारे उससे करूँगा ना, पहली स्लाइड।
सही है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करूँ सर? हाँ सही है स्टार्ट करो। जैसे कि सर हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड एयर मैकेनिक्स। जैसे सादिक ग्रुप मेंबर्स में और सादिक हैं, तो उन्होंने एयर मैकेनिक्स डीप में मतलब बता दिया। तो थर्मोडायनेमिक्स का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो thermodynamics is a branch of science or physics that studies various forms of energy and their conversion from one form to another form। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम साइंस या फिजिक्स की ब्रांचेस को स्टडीज करते हैं और ये एनर्जीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू मैकेनिकल, wind energy to electrical energy etc. The study of thermodynamics is comprised of important laws of thermodynamics। अरे थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्म का क्या मतलब होता है? थर्म का मतलब हीट है सर। थर्म का मतलब हीट है यानी टेम्परेचर, और डायनेमिक्स का मतलब स्टडी। नहीं, सालिक डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? यार डायनेमिक्स आपकी मूवमेंट कह सकते हैं, आप उसको बॉडीज के साथ इंटरेक्शन कह सकते हैं आप। मुहर्रिकात। मेरा एक पेपर चला था क्लाइमेट डायनेमिक्स के अंदर। डायनेमिक्स मीन मुहर्रिकात, कैसी उसकी मुहर्रिकात है, कैसे वो अपनी शेप बदलता है। दिस इज कॉल्ड यानी मूवमेंट्स है इसके। हाँ, उसकी मूवमेंट। ठीक है, अब वो मूवमेंट क्या हो सकती है? वो हीट टू इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी थर्मोडायनेमिक्स कराती है। आगे यानी थर्मोडायनेमिक्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पर मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Heat can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one place to other place. Heat? Yeah. Heat can neither be created. No. Heat is not. एनर्जी सर, एनर्जी। आप लोग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर था, हम एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा था। उनके उससे मुझे कोटेशन से आज तक नहीं भूला। वो प्रोफेसर थे, तो वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की क्लास लेने आए। उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। उन्होंने कहा देखिए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो क्या है? कहने लगे डाइस है। देखें, अब ये डाइस को अगर मैं कुर्सी को अगर मैं आग लगा दूं तो क्या होगा? ये तो खत्म हो गई। या आप कहते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इस मादे को भी पैदा नहीं कर सकते ना उसको तबाह कर सकते। लेकिन मैंने तो मादे को आग लगा दी, मैंने उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। तो कह लगे ये मैटर इनटू एनर्जी या एनर्जी इनटू मैटर कन्वर्जन जो होता है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, आगे चलें तारिक। थर्मोडायनेमिक्स ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरिया है जिसको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है सर, तो सालिक आगे करते हैं। सालिक को भूख लग रही थी, चला गया मेरे। नहीं सर, मैं यही हूँ, लेकिन हैंग हो जाता है थोड़ा। अच्छा, सिस्टम पे लिया है, सिस्टम पे। तो इसमें कुछ सर इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। यानी व्हाट इज सिस्टम? क्वांटिटी ऑफ मैटर और पार्ट ऑफ द स्पेस व्हिच इज अंडर थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड ए सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी मैटर की क्वांटिटी या पार्ट ऑफ स्पेस जो कि थर्मोडायनेमिक के अंडर में स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स है सब: क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम है। ये मजीद हम आगे जाके इसको देखेंगे। सालिक आगे कर दें। सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट यानी everything external to the matter or space which is under thermodynamic study is called surroundings or environment। और बाउंड्री क्या है? the type of boundary that separates the system and surrounding is called a system boundary। यानी बाउंड्री की वो टाइप जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, अलग करती है, उसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। सिस्टम बाउंड्री में भी फिक्स या मूविंग, यानी ये सिस्टम जो बाउंड्री है ये फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है।
तो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसको हम देखते हैं बारी बारी। सब एक वन टाइप है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ अ फिक्स मास अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ व्हिच नो मास ट्रांसफर कैन टेक प्लेस is called a closed system. However, across a closed system, the energy transfer may take place. यानी इसमें ये होता है कि सर मास रिमेन कांस्टेंट, यानी मास ट्रांसफर बाउंड्री के और सिस्टम के बीच ट्रांसफर नहीं होता, और उसमें लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो फ्लूइड बीइंग कंप्रेस्ड बाय द पिस्टन इन सिलेंडर। जैसे कोई फ्लूइड होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, यानी ये एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम की। या हम कुकर जो प्रेशर होता है सर, ये भी एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम की। नेक्स्ट तारीख। ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ विच ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। यानी इसमें ओपन सिस्टम एक वो सिस्टम होता है इसमें मास और एनर्जी दोनों यानी ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि हम इसके एग्जांपल हम देखते हैं तो एयर कंप्रेसर इसकी एक एग्जांपल है। सालिक आगे कर दें। आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच बोथ ऑफ द मास एज एनर्जी content remain constant is called as isolated system. In this system, no mass nor energy transfer take place across the boundary. यानी आइसोलेटेड सिस्टम में यानी मास और एनर्जी दोनों रिमेन कांस्टेंट रहते हैं सर। एनर्जी और मास ट्रांसफर बाउंड्री और सिस्टम के बीच में ट्रांसफर नहीं होते। जैसे कि थर्मल जो फ्लास्क है ये इसकी एग्जांपल है। अगर मैं गूगल पे सर्च किया था वो चीज़ें देखने को मिली। सारी आगे कर दें। अच्छा, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। State of the system, the present status of the system described in terms of properties such as pressure, temperature, and volume is called the system of state of the system. यानी कोई भी सिस्टम के प्रेजेंट स्टेटस यानी इसकी प्रॉपर्टीज की टर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम यानी उसमें प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। Properties of the system ये क्या चीज़ है? The characteristics by which the physical condition of the system is described are called as properties of the system. बस सर एक स्लाइड है और। अच्छा ठीक है। Some examples of these characteristics are temperature, pressure, volume, etc. are called as properties of system. यानी properties of system में सर यही कोई भी सिस्टम जिसके फिजिकल कंडीशन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। और इन प्रॉपर्टी यानी द सिस्टम प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, यानी इसकी दो टाइप्स हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज की, एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सारी आगे करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सर जैसे द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम 5 मिनट रह गए आपके पास। हाँ हो जाएगा सर उस तक। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द मास और क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि सर ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जो मास या क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे कि इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल हीट, एंट्रोपी, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इस पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ये क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम, यानी मैटर ऑफ द सिस्टम की क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं करती। जैसे कि इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी उसका, बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, etc. तो ये सर हमारी शॉर्ट प्रेजेंटेशन हमने टाइम के लिहाज से बनाई थी। कोई सवाल वगैरह पूछ सकते हैं भाई, जिसने सवाल पूछना है पूछ लें, फिर मैं सवाल पूछूंगा। सर आप आखिर में पूछे। अच्छा सदनान बात करो। सालिक ये बताइएगा कि भी आप कह रहे थे कि जो HVAC सिस्टम के अंदर जो एग्जॉस्ट की जो उसकी वो होते हैं, विंडोज होती हैं, वो होती हैं नीचे की तरफ ना, फ्लोर की साइड पे, जबकि हम ये कहते हैं कि जो
हाँ, कूल एयर जो होती है वो नीचे होती है और हॉट एयर ऊपर होती है, तो इसकी क्या वजह है कि नीचे इसको आप रखते हैं, प्लेस करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया था उससे बात करते हुए भी कि मैंने सिर्फ इसको गूगल किया है और जो मुझे पहली सोर्स मिली उस पर यही था कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब होता है तो उसकी जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई वही थी कि हवा जब आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं तो अगर आप ऊपर से कर रहे हैं तो अगर उसमें फ़ैन सिस्टम है या इस तरह कोई सिस्टम है तो उससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रूम में वो हवा। ये एक अंडरस्टैंडिंग मुझे जो आई उस चीज़ को पढ़ के वो ये थी। और एयर एग्जॉस्ट जो है फिर वो कि एग्जॉस्ट यूनिट कहीं ना कहीं लगना है तो उसमें डिज़ाइन में नीचे की तरफ लगाते हैं। इसके अलावा मुझे इसकी खास बहुत कोई डीप लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, ये जो सर्कुलेशन होती है एचपीएसी सिस्टम के अंदर, ये क्लोज होती है या ओपन होती है? एचवीएसी सिस्टम की ओपन होगी ना, बिकॉज आप बाहर से एयर ला के अगर आप कर रहे हो तो ओपन ही हुआ ना सिस्टम, तो और फिर वापस बाहर जा रही है। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अगर आप बता दें कि प्रेजेंटेशन किस पे बनी थी और इसका थीम क्या है। तारिक, डोंट रीड एनी, रीडिंग करना, स्लाइड भर के रीडिंग करना प्रेजेंटेशन नहीं होती। इसी तरह मैं कल वालों को कहूँगा, कंजात, नोमान, क्या नाम है, माहम, मुझे होस्ट बना दें अगर आप इख्तियारात वापस दे दें तो। देखिए, जब आप कोई टॉपिक बना रहे हैं, ये आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपका जो स्कूल दोबारा ले लें। अरे रुको तो सही यार, लेने की बात नहीं है भाई, इन लोगों ने मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। देखो, मेहनत हर कोई करता है। मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है, जो या बाकियों को भी मैं कहूँगा कि आपसे जो टॉपिक, अगर फर्ज किया, सुने मेरी बात, अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया जा रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे बात करें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है, इसका मकसद ये होता है, इसका पर्पस ये होता है, ये इसका काम। जो टॉपिक आपको दिया जाए, मैं कह रहा हूँ ये इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, यहाँ तो सिर्फ नंबरों का मैटर है। आपने एमएस के थीसिस करने हैं, आपने पीएचडी के थीसिस करने हैं, तो जब आपका कोई एक्सटर्नल आएगा तो वो पूरी उखाड़ पछाड़ कर देता है। वो आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने इस तरह की प्रेजेंटेशन दी तो लिटरली आप क्लियर नहीं हो, ठीक है। सामने वाले को समझाएं क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत की, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसके अंदर कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। क्या कैसे लेके चलना है। आवाज बहुत कट रही है। आवाज अब तो कटेगी आवाज। नहीं सर, मुझे तो आ रही है सर। आ रही है, मुझे आ रही है। मजाक कर रहा हूँ। तो भाई, ये इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लें। अगर मैं एक टॉपिक देता हूँ तो उसका मतलब क्या है, ये टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक का मकसद ये है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और सर ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो अब अगर आप ठीक है, मुझे प्रेजेंटेशन आप लोगों ने मेहनत करके बनाई है, मुझे इसका अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल में 1 मिनट से कम रह गया, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे जाऊंगा और अगले वालों से उम्मीद करूंगा कि वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन। जो टॉपिक, अब जैसे मैंने माहम वगैरह को, हमारी तो हो गई ना जी, हमारी तो हो गई ना, बस वो नहीं आया मुनीर। हाँ, नोमान वगैरह को जो मैंने टॉपिक दिया था, मैंने कहा था आप डिफरेंस बता दें। आप कहते हैं भाई एचपीएसी होता है, एसी होता है, इसके कंपोनेंट से होते हैं, इसके कंपोनेंट से होते हैं, इसका फंक्शन ये होता है, इसका फंक्शन ये होता है। यही तो सर यही तो बताया हमने। सर कल आपको यही तो बताया था मैंने, तो बल्कि सारा आपका लेक्चर का बताया हुआ रिकॉल किया था, उसके बाद एसी को डिफाइन अपने माइंड में। ये हमने अलग अलग करके दोनों डिफाइन कर दिए। अच्छा, शायद फिर मुझे और सर कल भी मैंने सिर्फ आपका जो आपने लेक्चर में बताया था वेंटिलेशन वगैरह का और हीटिंग वगैरह का, मैंने तो वही सारी चीजें रिकॉल की कहने और का मेंशन भी की थी कि आपने लेक्चर में यही पढ़ाया है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना लेक्चर को एलाबोरेट करेंगे तो इजी हो जाए। नेक्स्ट क्लास कब है सर? हाँ, जैसे उस्मान देता है, उस्मान का लेक्चर ऐसे होता है कि लोग गुम हो जाते हैं उसके अंदर, है ना उस्मान? सर आपकी मोहब्बत है ये। ठीक है, अब कल जो है, कल रख लेंगे या नेक्स्ट वीक रख लेंगे। बहरहाल अब अदनान साहब, मैं अगला सर कल रख लें आप, कल हमारा ग्रुप भी तैयार है। चले, कल आप लोग दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं। सर ग्रुप के नेक्स्ट वीक दे देगा, ग्रुप के, ठीक है सर। हम ग्रुप जे हैं, हम कल दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है तालिक सर ग्रुप के नेक्स्ट वीक, ठीक है। मुझे वो आप मैसेज कर दीजिएगा उसके अंदर, क्या नाम है, ग्रुप के अंदर, ग्रुप पे। ओके सर, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वालों से मैं ज़्यादा अच्छी उम्मीद रखता हूँ, बिकॉज दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, ठीक है। ये भी सर मैंने